अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वेलकम, हाउ आर यू ऑल? कैसे एनर्जी लेवल्स कैसे चल रहे हैं? क्योंकि आधे जब रोज़े गुजर जाते हैं ना तो वो एनर्जी जो कुछ लोगों की सेटल हो जाती है, कुछ लोगों की बहुत कम हो जाती है। जिनकी कम होती है उनमें से मैं हूँ। थैंक यू। अब्दुल्ला, आपका क्या हाल है? मेरा ख्याल है सेटल हो गई है, लेकिन आखिर के रोज़ों में ना बाजार के काम भी ज़रा बढ़ जाते हैं, चाहे वो मेहमानों की तैयारी के सिलसिले में आपको बाजार जाना हो। ईद चूँकि आती है तो फिर ज़ाहिर है आना जाना तो होता ही है, आप भी कहीं जाते हैं, आपके घर भी कुछ लोग आते हैं, या फिर ईद की अदरवाइज़ कुछ ख़रीदारी हो। सो आज मैं बाज़ार गया और मुझे दोबारा ये एहसास हुआ कि भाई इतनी महंगाई है और आम आदमी को लिटरली अब ये चॉइस करनी पड़ रही है कि या तो अपने लिए कुछ ख़रीद ले या सिर्फ बच्चों के लिए कुछ ख़रीद कर ही इक्तफ़ा करे। तो मैंने भी एक आध चीज़ देखी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि दिस इज़ लाइक टू मच। सो बच्चों की कुछ चीज़ें खरीदी और फिर वापस आ गए। क्लोजिंग लाइन इसकी मैं ये कहूँगी, उसके बाद हमारी गेस्ट हमारा इंतजार कर रही हैं, हम चलते हैं। लेकिन बाजार इस तरह भरे हुए हैं कि वो जो चॉइसेस की अब्दुल्ला आप बात कर रहे हैं, वो कभी कभार आप शक में चले जाते हैं कि ये इतनी महंगाई में कुछ एरियाज में आप देखते हैं रश पड़ा होता है, तो आई गेस दे कैन एक विंडो शॉपिंग भी होती है ना, रौनक भी होती है। खैर उस पर हम आगे आने वाले दिनों में भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी हम दोबारा से उस स्कैंडल की बात करेंगे जिसकी बड़ी गूंज है, और ये सारा सिलसिला अब पता नहीं किस नुक्ते पर जाकर सेटल होगा। एक MPA पर पुलिस को धमकाने और उसको इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम था, और फिर HSN मामला भी आ गया। मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत स्कैंडल का सामना कर रही है। अब दिलचस्प ये है कि गवर्नेंस से मुताल्लिक मामलात नहीं बल्कि अशराफिया कल्चर और सियासी असर और रसूख के बेजा इस्तेमाल के स्कैंडल हैं। एक तरफ वज़ीर आला साहिबा हैं जो ताज़ियत करने डोर से जो हलाक हुआ नौजवान उसके घर भी चली गई अपने वालिद और मियां नवाज शरीफ के हमरा। दूसरी तरफ ये अशराफिया है जिसके अपने ही मसले चल रहे हैं। भाई बात ये है कि मुस्लिम लीग नून पर इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो नए नहीं हैं। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। आज भी अवाम के सामने जो इमेज है वो ये है कि एक MPA पुलिस को धमका रहा है, एक खातून MPA जेवरात चोरी पर पुलिस के ज़रिए ख़वातीन की बरहना तलाशी ले रही हैं। ये सारे किस्से बाय द वे हो रहे हैं। एक वज़ीर के बच्चों की स्कूल फ़ीस का मामला जो है वो आता है तो स्कूल का पूरा निज़ाम ही बदल दिया जाता है। ये वो चीज़ें हैं हाइलाइट्स में हमने आपको बताया है जिन पे बात हो रही है, और यही है वो नापसंदीदा तर्ज़ अमल जिसे इमरान खान ने नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके मकबूलियत की सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ी थी। आपको याद है ये बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन इस वक्त हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे सामने आए हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक। ऐसी बातों पर ही बानी PTI कहते थे कि नून लीग वाले पंजाब पुलिस को अपना मुलाजिम समझते हैं, या आवाम को गुलाम और ख़ुद को बादशाह समझते हैं। और चलिए आपको हो सकता है इत्तेफाक ना हो, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत में उनके इस बयानिए इस नैरेटिव का बहुत बड़ा हाथ था। PTI ने अपने गिर्द फिर ऐसे ही लोगों को जमा किया, अल्टीमेटली वो भी हमने देखा। अब 2 दिन पहले की बात करते हैं। 2 दिन पहले गैर कानूनी काले शीशे इस्तेमाल करने पर पंजाब पुलिस ने नून लीग के MPA मलिक वहीद को रोका। अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय MPA साहब उल्टा पुलिस पर पिल पड़े, चढ़ दौड़े, मुआफ़ी मंगवाई। उस पर भी तसल्ली ना हुई तो सब इंस्पेक्टर बागबानपुरा का तबादला करवा दिया। इन लोगों को समझ नहीं आती कि ये अब जमाना नहीं है हरकतें करने का। मतलब really step into the new world and new age. This is the age of youth. और जो अवाम है उनको क्या चीज भाती है क्या चीज नहीं, कुछ चीजों से बहुत सी ऐसी चीजों से लोग पुट ऑफ हो जाते हैं इंस्टेंटली। और ऐसी चीजों को अगर लिटरली ये अपनी PR के लिए इस्तेमाल करें तो इससे उल्टा इनको फायदा हो सकता है, मगर कौन समझाए इनको, समझाने वाला है ही नहीं कोई। अच्छा, बहुत कुछ है कहने को लेकिन टाइम नहीं है। तो ये शक्लें याद रखें, अच्छा, बिकॉज़ ये शक्लें और ये रवैये अब रेलेवेंट नहीं है 2024 में नौजवानों की सोच के मुताबिक। और जहाँ लाइटिंग कैमरा ऑन होता है ना वो जरा और ही शौखियाँ आ जाती हैं। खैर एनीवे वी हैव टू मूव ऑन। और आपको बताएं कि नून लीग की MPA उज़मा कारदार के जेवरात चोरी हो गए और उस पर उन्होंने मॉडल टाउन क्लब लाहौर हमले की 4 ख़वातीन की पुलिस के जरिए बरहना तलाशी लेकर ही छोड़ी, और यहाँ तक कि ख़वातीन रो पड़ी। हालांकि खुद उज़मा कारदार जेवरात की चोरी पर क्लब इंतजामिया को जिम्मेदार समझती हैं। बाहर की भी CCTV जो कैमरा था जब बुलाया गया तो वो ख़राब था इनका,
आप सोचें कि कोताही का आलम देखें कि क्लब का बाहर का सीसीटीवी कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं तो जिम्मेदार क्लब के प्रेसिडेंट को ठहराऊंगी। जो बाकी मेंबर्स जो जिन्होंने इनकी कंप्लेंट बाकायदा की, रजिस्टर में इनके लिखी कि जी हमारे ये इस तरह से लॉकर की चाबी दे के और इस तरह से हमारे पैसे गायब होते रहे हैं, इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो बड़ा अफसोस है कि इस इंस्टेड के वो तफ्तीश में कोऑपरेट करें पुलिस के साथ, उल्टा ये उनके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गर्दन बचाने के लिए। कोई मसला हो सकता है, क्लब के मुलाजमीन या इंतज़ामिया हो सकता है इन मामलात में मिली भी हो, लेकिन उसका कोई तरीक़ाकार होता है, उसको क्या है, उसको तफ्तीश होने दें, आगे अपना असर और रसूख जहाँ इस्तेमाल करने की इंसान कोशिश करता है ना, तो ऐसे स्कैंडल जो हैं वो जन्म लेते हैं। अच्छा, और फिर इसके आगे और क्या हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फेवरेट समझे जाने वाले मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर, क्या ये तो लिमिट ही हुई है एंड नो रिमोर्स। अमूर अहद चीमा का HSN स्कूल की इंतजामिया से बेटों की स्कूल फीस पर तनाज़ा पैदा हुआ और यहाँ भी अशराफिया और हुकूमती ताकत पूरी तरह इस्तेमाल होती नजर आई। गवर्नर पंजाब आगे बढ़े और बात HSN स्कूल के प्रिंसिपल के इस्तीफे तक जा पहुंची। बच्चों के वालिदैन अब प्रिंसिपल से इजहार यकजहती के मुजाहरे कर रहे हैं। वफाकी वजीर अहद चीमा का मौक़िफ़ है कि गवर्नर पंजाब के पास इख्तियार है, वो पॉलिसी बदल सकते हैं। प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा दिया, इस बात पर इस्तीफा दिया कि आपके बच्चों के लिए गवर्नर पंजाब ने, जिसका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने पॉलिसी बदली आपके बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर इस कंट्रोवर्सी में से मुझे निकाल दें तो गवर्नर साहब के ऑर्डर में गलत क्या है? गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर किया वो कानून के मुताबिक नहीं है या इंसाफ के मुताबिक नहीं है। तमाम लोगों के लिए एक जनरल पॉलिसी उन्होंने बनाई है, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात है? प्रिंसिपल साहब ने बोर्ड के उस फैसले के बावजूद हमारे बच्चों को टर्मिनेट कर दिया। हमारे बच्चों के लिए कोई स्पेशल डिस्पेंसेशन नहीं क्रिएट की गई, बल्कि एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। देखिए, गवर्नर प्रिंसिपल साहब ने मुझे 2 दफा अप्रोच किया ज़ाती हैसियत में कि आप अपने बच्चों की हद तक ये मसला हल करवा लें, आप इसको पॉलिसी लेवल पे एजिटेट मत करें। बोर्ड इनिशियली प्रिंसिपल के मौक़िफ़ की तायीद करता रहा था, लेकिन उसके बाद ये और इनकी अहलिया इस मामले को लेकर आगे परसू करते रहे, पुश करते रहे और फिर अल्टीमेटली वही हुआ जो सबके सामने आया। और इस पॉलिसी में गलत ये है कि बड़ा प्रेस्टीजियस स्कूल है, इसमें एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। 5 साल, 4 साल, 6 साल के लिए अगर आप जा रहे हैं या 4 साल के लिए भी जा रहे हैं, तो जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे होते हैं जहां पे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इधर और होता है। आज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ हैं। आज़मा, कहाँ से शुरू करें, इतने किस्से सामने आ गए। आज़मा, प्रॉब्लम ये है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अब चूंकि वो वीडियो आ जाती है सामने, हर चीज़ कैप्चर हो जाती है, या फिर खुद आके लोग बताते हैं कि जी हमारे साथ क्या हुआ, तो फिर लोग ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट मेकिंग देयर डिसीजंस। पहले ये चूंकि अहद चीमा वाली बात सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त बनी हुई है, उनका ये कुछ और मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि ये तो हम ओवरऑल सारों के लिए ये चेंज कराने की कोशिश कर रहे थे, पॉलिसी नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स। पहले तो अपना आप एक मौक़िफ़ दें, आप क्या समझती हैं कि इधर हुआ क्या है? बहुत शुक्रिया हुमा एंड अब्दुल्ला। देखिए, पहले तो बात यह है कि जो जहां तक अहद चीमा साहब के इस सारे इशू की बात है, इसमें पंजाब हुकूमत पार्टी ही नहीं है, ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो HSN है, और गवर्नर पंजाब साहब जो हैं वो यकीनन चूंकि उसको हेड करते हैं और वो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। सो ये तो मैं एक बड़ी क्लियरली कह दूं कि हुकूमत पंजाब का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये जो HSN की बोर्ड और HSN के जो चेयरमैन हैं और साथ उनके इसका मामला है। पहले तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ये बात गवर्नर साहब ने जो एक पॉलिसी एक चेंज की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो बच्चे जो है वो जो अगर वहां पर नहीं है तो उनके लिए, सब बच्चों के लिए उन्होंने ये एक जो है वो ऑर्डर जारी किया। अब ये ऑर्डर जो है ये जाहिर है बोर्ड के अंदर भी जाएगा, ये बोर्ड वाले इस पर बात भी करेंगे। अब जो भी इसके ऊपर हुआ, यकीनन बोर्ड इज द बेटर अथॉरिटी के वो उसके ऊपर डिसाइड करे, लेकिन इसके अंदर बराए मेहरबानी जो हुकूमत पंजाब है या मरियम नवाज शरीफ साहिबा या उनकी जो प्रीव्यू में ये तमाम चीजें नहीं आती। और इसके ऊपर जो भी कल से ये कंट्रोवर्सी जो भी चल रहा है, अहद चीमा साहब की एक अपनी स्टोरी है, वो एक अपनी बात कर रहे हैं। अहद चीमा साहब ने बहुत सफर भी किया है। अगर आपको याद हो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर वो एक सियासी इंतकाम का निशाना भी बने, वो जेल में भी रहे बहुत अरसा। और ये एक उनका एक बच्चों के जो एडमिशन के हवाले से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये इंतजामिया पे डिपेंड करता है, ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो उस पर क्या करते हैं। जहां तक उनके प्रिंसिपल की बात है, प्रिंसिपल साहब बाय द वे जो है लेकिन आपको मैटर इसलिए, सॉरी मैं काट रही हूँ बीच में, क्योंकि ये मैटर इसलिए करना चाहिए, एक तो अहद चीमा बहुत बड़ा नाम है
हैं PMLN के। दूसरा ये जो पॉलिसी चेंज हुई है HSN की तरफ से, ये सिर्फ इनके 2 बच्चों के लिए ही चेंज की गई है, ना इससे पहले हुई थी। अब इसके बाद क्या होगा दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन इनिशिएशन इन्हीं से हुई है, तो ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट तो फिर हो गई ना इन अ सेंस नून लीग की। नहीं, नून लीग तो पूरा अपना है ना, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन तो नून लीग की हुई ना हाँ चीमा साहब, वरना उनकी क्लेम टू फेम क्या है? गवर्नर भी नून लीग के हैं। लेट मी कंप्लीट जी मैंने देखा, मैंने गुजारिश की कि गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो पॉलिसी जो है वो चेंज कर सकते हैं। उन्होंने एक पॉलिसी चेंज की, अब बोर्ड के पास भी जाएगी, मैनेजमेंट के पास भी जाएगी और वो इसके ऊपर बैठकर को फैसला कर लेंगे। जहां तक प्रिंसिपल साहब की बात है, प्रिंसिपल साहब लास्ट अगस्त में जो है वो जाना चाहते थे जॉब छोड़कर, और उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया बोर्ड की तरफ से कि जी ये इसको आप कंटिन्यू करें और आप नहीं जाएं। और मेरा ख्याल है कमिंग अगस्त में उनकी शायद टर्म भी वैसे भी जो है वो खत्म हो रही थी, लेकिन इस नोट पे ना होती तो अच्छा होता। और इसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। वज़ीर इत्तलात साहब का जो वफाक के हैं उनका भी कल राब्ता हुआ था। ये कम से कम ये इस तरह से इस बात का बन जाना, इस बात का इस तरह से वो हो जाना, ये किसी भी तरह भी एडवाइजेबल नहीं है। और मैं बाद में दोबारा एंड पे ये भी कहूंगी कि हुकूमत पंजाब ना इसमें पार्टी है, ना हुकूमत पंजाब का कोई रोल है। और चूंकि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ हुकूमत पंजाब की, तो मैं अपनी तौर पर ये जरूर ठीक कह रही हूँ, हुकूमत पंजाब का कोई लेना देना नहीं है इस मामले से, लेकिन हुकूमत पंजाब की तर्जुमान होने के साथ साथ अब मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा भी हैं। इन दिस डे एंड एज आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़ाहिर बड़ी बनती हैं, किसी वजह से बड़ी बनती हैं, ये आगे चलकर अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करती, कंसिडरिंग कि हमारी जो यूथ पॉपुलेशन ऑफ वोटर्स है ये बढ़ी रही है और ये चीज़ें बड़ी इन बैड टेस्ट कंसिडर की जाती हैं? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए मैंने जैसे गुजारिश की कि मैं चीमा साहब की एक अपनी साइड ऑफ स्टोरी है जो उन्होंने कल गालिबन शाहजेब खानदादा जी, वो साइड ऑफ स्टोरी आने के बावजूद भी मतलब असर और रसूख तो इस्तेमाल हुआ ना। बिल्कुल देखिए बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे उसका एहतराम है, लेकिन उनका ये कहना है, गवर्नर साहब का ये कहना है जिन्होंने ये पॉलिसी चेंज की, कि ये सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये तमाम बच्चों के लिए, आने वाले जितने बच्चे हैं, जितने और बच्चे सफर कर रहे हैं, उसके हवाले से एक पॉलिसी चेंज की गई है। जैसे मैंने गुजारिश की कि ये बोर्ड का और मैनेजमेंट का काम है कि वो इस पॉलिसी को जो है वो कैसे लेते हैं। एमपीए साहब हैं जो पुलिस से माफिया मंगवाते फिर रहे हैं, इनसे किसी ने कुछ पूछा? जी बिल्कुल पूछा जी। पहले तो मैं बहुत एम्बेरेस्ड हूँ जी, और चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से ये मैं बिल्कुल आपको ऑन एयर कहना चाहती हूँ कि वो बहुत परेशान भी और खफा है इस बात पे। और उसका एक सबूत ये है कि आज दोनों को, मलिक वहीद साहब को भी और उज़मा कारदार साहिबा को, आज शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनसे 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो जवाब मांगा गया है कि जो भी मलिक वहीद साहब की जो है वो जो इंसिडेंट में हुआ, जिस तरह से वो अपना जवाब पेश करें, और उज़मा दार साहिबा जो है उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया है कुछ खवातीन के खिलाफ, उसका जो है वो जवाब दे। तो 3 दिन के अंदर अंदर उनसे जवाब मांग लिया गया है। आज उनको शो कॉज नोटिस दिए गए हैं और आज कैबिनेट मीटिंग थी बाय द वे, और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब पूरा एजेंडा मुकम्मल हो गया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक स्पेशली बात करनी है, और उन्होंने बाकायदा तमाम कैबिनेट मेंबर्स को और सबको उन्होंने कहा कि मैं एक बात बड़ी लाउड एंड क्लियर बता देना चाहती हूँ कि ये जो तर्ज हुक्मरानी पहले होता रहा है कि पुलिस को इस्तेमाल करो और पुलिस को धमकियां दो और अपने असर और रसूख इस्तेमाल करो, ये नहीं होगा। अगर मुझे कोई रोकता और मुझे कहता कि मेरी गाड़ी पे काला शीशा है, मैं उसको शाबाश देती हूँ। हाँ, ये भी बता दूं कि जिस मलिक वहीद साहब के जिस SHO को जो उनके साथ माफी मंगवाई, उनको आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा मिल रही है खुद, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ गालिबन वो मीटिंग हो रही है और उसको शाबाश दी जा रही है उस पुलिस अफसर को कि उसने काले शीशों के ऊपर जो है एक MPA साहब को रोका। और यही मरीम नवाज शरीफ साहिबा का विजन और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यहाँ पर कोई असर और रसूख का इस्तेमाल और किसी भी तरह से किसी इदारे को मलाइन करने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। जी जी आज़मा, एक और चीज, ये बड़ी पब्लिकली आपको पता है कि बड़ी इज्जत बिज़्ज़त का मामला हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर से जो माफी की गई और इतनी पब्लिक हो जाती है, वायरल हो जाती है वीडियो, पब्लिक अपॉलॉजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मलिक वहीद से? देखो हुमा, एक तो ये कभी हुआ नहीं है कि एक सिटिंग जो MPA है, दोनों सिटिंग है, खातून भी और मर्द भी, उनको इस तरह से शो कॉज नोटिस दिया गया हो। पहले तो ये जो है ये प्रोफेशन था शायद पंजाब के अंदर, और ये इसको कोई, और खैर ये मैं बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं
जहां अब भी ये हो रहा है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहब, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि उनका गवर्नेंस का मॉडल डिफरेंट होगा, उनकी जो तर्ज हुक्मरानी है वो मुख्तलिफ होगी। और मलिक वहीद साहब को और उज़्मा कारदार साहिबा को जो 3 दिन दिए गए हैं, हमें वेट कर लेना चाहिए कि वो अपना जवाब जमा करें। और उसके बाद इसमें कोई जो है वो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा अगर मुनासिब समझे तो उनको पब्लिक अपॉलॉजी भी करनी पड़े। अच्छा, ये सर्टनली आप लोग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और होपफुली बाकी लोगों को, बाकी जो आपके एमपीएज हैं, वज़रा हैं, उनको ये मैसेज मिल जाएगा कि अब अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के दौरान उन्हें रोके और कुछ पूछे तो उसका एहतराम करना है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। जितने आप पब्लिक सर्वेंट है वो भी इंसान है, जितने आप इंसान हैं वो भी पाकिस्तानी है, जितना आप पाकिस्तानी हैं। होपफुली इन मैसेजेस से फ़र्क पड़ेगा। अभी ज़ाहिर फैसलाबाद में जो बच्चे की जान गई, हमें तो हमारे लिए ख़बर बताना भी मुश्किल था वो डोर फिरने से, और मियां नवाज शरीफ और मरीम साहिबा दोनों उसके घर गए ताज़ियत के लिए। एक अल्टरनेटिव मौक़िफ़ ये है कि भाई ये फेस्टिवल बड़ा हमारा पंजाब की जान था, इसको किसी तरह रेगुलेट करके कहीं कुछ इलाकों तक मखसूस करके कुछ किया जा सकता है। फिर वो मोटरसाइकिल के आगे आपको पता है कुछ तारें भी लगा दी जाती हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? ये इसी तरह से कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी या आने वाले सालों में कुछ इस पे सोचा जाएगा? देखो अब्दुल्ला, मैं भी आपकी तरह बहुत एडवोकेट हूँ बसंत के फेस्टिवल की, और मेरी भी बहुत ख्वाहिश है कि बसंत जो है वो रिवाइव होती। लेकिन मुसीबत यह है कि जब तक हम अपने रवैये दुरुस्त नहीं करते, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जाहिर है वो हम सब मानते हैं, तब तक हम किसी की ह्यूमन लाइफ की कॉस्ट के ऊपर हम ये शुगल मेला नहीं कर सकते, हम ये फेस्टिवल नहीं मना सकते। और अफसोस की बात यह है कि हमारी शायद सोसाइटी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उनकी थोड़ी देर की इस खेल की या इस शुगल मेले के चक्कर में लोगों की जाने जा रही हैं। और इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा का। इसके ऊपर बहुत, आपको याद होगा संडे को उन्होंने छुट्टी वाले दिन भी इसके ऊपर मीटिंग की, और हमें ये पता चला कि अब तो ऑनलाइन जो ये डोर जो है, जो धाती डोर है, ये ऑनलाइन बिक रही है। आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कैबिनेट के अंदर ये जितनी कोरियर सर्विसेज है उनको ये जो है वो जा रहा है, आज उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि कोई भी कोरियर सर्विस जो है वो किसी तौर पर ये धाती डोर जो है वो बुक नहीं करेगी, ना इसको कहीं पर जो है वो पार्सल करेगी। सो ये एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैन्युफैक्चरर्स जो इसको बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चॉइसेस होंगी, लोग तो वहीं से शुरू होता है ना। मैं वहीं पे आ रही थी। और ये जो बनाने वाले हैं, पंजाब के हद तक जो है वो बहुत सख्ती है, लेकिन हमें बताया गया है कि केपी से जो है ये डोर जो है वो अब पंजाब आ रही है। इसके हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात लिए जा रहे हैं, और बहुत बड़ा क्रैकडाउन आपने आज भी देखा होगा खबरों के अंदर, आप मजीद भी देखेंगे। जो ये पतंगे डोरे बेचेंगे वो भी, और जो इसको जो है वो चलाएंगे, जो ये पतंगे उड़ाएंगे वो भी। बिल्कुल, ये पंजाब के अंदर भी इस वक्त क्रैकडाउन बहुत तेजी से हो रहा है जी। और मैं वार्न करना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं इंतबाह करना चाहती हूँ अपने पंजाब के लोगों से कि खुदा का वास्ता लोगों के गले मत काटे। और दूसरा, जो वो एक स्ट्रिंग लगाते हैं उसके ऊपर, बाइक के ऊपर, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद जो है वो इसको खुद इस वायर को लगाकर इस मुहिम का भी आगाज करने जा रही हैं। और हर तरह का जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं बच्चों के, बुजुर्गों के, जवानों के गले कटने से। और ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का और फिर खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का खुद जाना, ये बहुत सिंबॉलिक है इस हवाले से कि जो मरीम साहिबा हैं, ये मियां साहब हैं, वो बहुत कंसर्न्ड है इस हवाले से। और कतई तौर पर इसकी वायलेशन जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। डोरे बेचने वाले, डोरे इस्तेमाल करने वाले और पतंगे उड़ाने वाले, और अगर कोई इंतजामिया का बंदा, कोई पुलिस का आदमी है, कोई है जिसने जो इनको देख रहा है और जानबूझकर इसको शायद अगर रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। शुक्रिया जी, थैंक यू आजमा। कुछ इंपॉर्टेंट में लेने तो 2 MPs को शो कॉज नोटिस होगा, 3 दिन का वक्त दिया जा रहा है। और मलिक वहीद को भी, जो पुलिस वाले के साथ अपनी फड़ियां मार रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, ब्रवाडो दिखा रहे थे, उज़्मा कारदार साहिबा से भी जवाब मांगा जाएगा। साहिबा का ये भी कहना था कि ये दिस इज आल्सो द फर्स्ट टाइम, तो इसको इतना सीरियसली लिया जा रहा है कि इस पे शो कॉज नोटिस है। अब उसके बाद क्या होता है, वो जो पुलिस वाला जिसने अपनी ड्यूटी दी और काले शीशे वाली गाड़ी को रोका, उसमें इत्तेफाक की बात है कि MPA साहब निकल आए, उससे वजीर आला पंजाब मुलाकात कर रही हैं। और ये पुलिस में भी इंकरेजमेंट पैदा होती है ना, फिर वो भी फिर कहते हैं कि जी हाँ, पीछे हमारे हुकूमत खड़ी है या वजीर आला खड़ा है कि हमें लॉ इम्प्लीमेंट यकसा कराना है, रूल ऑफ लॉ फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। तो लिहाजा
आज ये मुलाकात हो रही है जिस तरह के आज़मा साहिबा ने हमें बताया है। मोर डिटेल्स ऑन दैट एज वी रिसीव देम। मूविंग ऑन, ये वो चीज़ें थी। चले मूविंग ऑन, हम बाद में मूव ऑन करते हैं, पहले ब्रेक के बाद मिलते हैं। किसी को हम ऑनर करना चाहते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे ये बात है क्योंकि वी हैव हैड अ लॉट ऑफ गेस्ट, लेकिन इस फील्ड से शायद हमारे पास कोई नहीं आया। आपको बताएं कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां साइंस और टेक्नोलॉजी की आपको पता है तदरीस जो है वो ख़ास उस पर तवज्जो नहीं दी जाती और अफसोसनाक बात है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस शोबे में जो भी कोई काम करे, जब कोई करे तो उसकी हौसला अफजाई होना पाकिस्तान पर एक ऐसे फ़र्द को भी ऑनर किया गया है जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान। इनको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है। ये देखिए, फिर हम आपको इनके बारे में मज़ीद बताते हैं। इकरार अहमद खान 2 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आपने आलू की एक वैरायटी पार्स 70 और आम की 10 इकसाम मुतारिफ़ करवाई। बग़ैर बीज के कीनों की अफजाइश पर तहकीक और गंदम की नई नबाताती इकसाम दरियाफ्त की। आपकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में फ्रांसीसी हुकूमत ने 2014 में आपको अक़्दे दे पाम्स अकादमिक के एजाज़ से नवाजा। तालीम के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी शोबे में और ज़रई तालीम के शोबे में, फिर रिसर्च में, फिर बीजों की नई इक़साम मुतारिफ़ करवाने में बहुत ही नुमाया नाम है। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर इन्होंने करियर का आगाज़ किया, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब लाने में बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स इनके काम की बदौलत तय हो सकते हैं, तय हो चुके हैं। अगर आगे इसको परसू किया जाए तो वाक़ईतन इस मुल्क में ज़रई इनकलाब आ सकता है। इसीलिए आज हमने उनको इनवाइट भी किया। हम उनको ऑनर करना चाहते हैं डॉक्टर इकरार अहमद साहब, वाइस चांसलर फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर साहब, आजकल जब हम बच्चों से ऐसी बातें करते हैं तो उनको ऐसी फील्ड में, इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि दुनिया जी इतनी आगे चली गई है, हमारे पास इतना कुछ करने को है, लेकिन आपका कैसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कि माशाल्लाह इतनी नई चीज़ें आपने मुतारिफ कराई, बीज मुतारिफ कराए? डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपने मुझे मौका दिया। ये इंटरेस्ट मेरा तो इसलिए है कि मैं एक देहाती आदमी हूँ और ज़राअत और जी मुझे आपकी आवाज़ आई है और बीच में कभी इंटरप्शन होती है, लेकिन मैंने आपको सुना है। आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी, कैरी ऑन। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आर वी कनेक्टेड? अच्छा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने जैसा कि तारफ़ी सेगमेंट में फरमाया, मैं यहाँ पे तालीम और तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ पिछले 40 साल से तकरीबन, और इसमें हमने कोशिश की है कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स ज़राअत के लिए तैयार हो। उसके साथ ही साथ ये एक टीम वर्क है जिसमें मेरा भी छोटा सा एक सेगमेंट है। हमारे पास 600 से ज़्यादा PhD हैं और बहुत बड़ा एक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये जो सिविल अवार्ड है ये बेसिकली हमारे एक टीम वर्क की रिकग्निशन है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप कह रहे हैं टीम वर्क है। आप पाकिस्तान में वैसे तो ज़राअत के शोबे में इससे बहुत ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। आप ज़रा हमें एजुकेट करें। बहुत से लोग कहते हैं जी IT में इनकलाब आ सकता है तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। चले IT में इनकलाब आए, अच्छी बात है, पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, लेकिन एक्चुअली जो हमारी स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर, अगर हम इसमें इनकलाब ले आएँ तो हमारे मुल्क के माशी मसाइल हल हो सकते हैं। क्या हम ठीक कह रहे हैं? देखिए, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम इस वक्त टेक्नोलॉजी के ऐसे थ्रेशोल्ड पे बैठे हैं कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आना चाहिए। दुनिया में काफ़ी सारे उसके फ़वाद जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने उस तरह से उससे फ़ायदा नहीं उठाया। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में अब जो मेजर क्रॉप्स हैं वो सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। यहाँ पे हमारे अभी लॉ और रेगुलेशन में
सुकम है कि वो हम अडाप्ट नहीं कर पा रहे। दुनिया सारी जो क्लाइमेट अडेप्टेशन में काफ़ी आगे बढ़ गई है, डाटा साइंसेज यूज़ हो रही हैं, फोरकास्टिंग हो रही है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन जहाँ तक इस टेक्नोलॉजी का, स्किल का और नॉलेज का तल्लुक है, हम पूरी तरह से अपडेटेड है। अपडेट हमारा होना काफ़ी नहीं है जब तक कि किसान उससे पूरी तरह से मुस्तफ़ीद ना हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे और किसान के दरमियान गैप है, इस गैप को कम करके जो हमारा नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो किसान की इनेबलमेंट हो ताकि वो उससे पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हो सके। इसके लिए पॉलिसी का काम भी है, इसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज दोनों तरह से गवर्नमेंट के साथ मिलके भी, एग्री इंडस्ट्री के साथ मिलके, किसानों की ऑर्गेनाइजेशनें, बिज़नेस की कम्युनिटी, ये पूरा एक आप कह रहे हैं कि इकोसिस्टम है जो आगे बढ़ता है। इवन दो हमें हर साल थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, पर अगर आप 10 साल 20 साल का ग्राफ देखें तो बड़ी स्टेडी और हौसला अफजा इसमें तरक्की है। आप देख सकते हैं कि हमारी आबादी जो थी 1951 के सेंसस में कितनी थी और आज कितनी है, और आज जो फ़ीकस खुराक की दस्तयाबी है वो उस वक्त से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है सिस्टम ने काम तो किया है, लेकिन सिस्टम को मज़ीद एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। हमारी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, तो उसको सामने रख के हम ह्यूमन रिसोर्स पे भी काम कर रहे हैं और लैब के लेवल पे भी, फील्ड के लेवल पे भी, और टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे जनरेट हो रही वो भी, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक्वायर की जाती है, अडेप्टेशन होती हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, और उसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हमारे इस्तेमाल में है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़बरदस्त आपने पूरी, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस फील्ड में एक्चुअली कितनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं और हमारे अपने लोग इसमें कितना काम कर रहे हैं, लेकिन आपके आने से अब ये बात समझ आ रही है डॉक्टर साहब, रिसर्च हो गई, कोई नई चीज़ भी आ गई, अब उनको कनेक्ट करना किसानों से, ये गैप जो है इसको फुलफ़िल भी क्या आप लोग करते हैं? कोई वर्कशॉप्स, कोई सेमिनार्स, कोई जाते हैं, किसानों को किस तरह लूप में लिया जाता है? देखिए, किसान तक पहुंचने के बहुत सारे व्हीकल हैं। हमारे टाइम टेस्टेड चीज़ें तो ये हैं कि किसान देख के सीखता है, आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है, सुन के नहीं मानता वो। अब हम उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ है, अब सोशल मीडिया भी इस्तेमाल हो रहा है, अब एक्सेस बहुत ज़्यादा है इंफॉर्मेशन की। असल में ये कहना सही नहीं कि किसान जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अलबत्ता ये है कि बहुत सारी चीज़ें किसान के वेज एंड मीन्स में नहीं आती। हमारा 90% जो काश्तकार है वो छोटा काश्तकार है, 4 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, वो वक्त के ऊपर उसके पास वसाइल नहीं होते, या जो सिस्टम में माल प्रैक्टिस है वो उसका विक्टिम होता है। लेकिन इसी सिस्टम में रहते हुए आपको बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर नज़र आएंगे, बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। पिछले 10 साल का अगर आप कॉर्न का, मेज़ का यानी मकई का अगर डाटा देखें तो उसमें कई 100 गुना ग्रोथ हुई है। आज से 20 साल पहले मकई की एवरेज यील्ड 15 मन थी, अब एवरेज यील्ड जो है 150 मन है। आज से 10 साल पहले चावल जो उसकी जो किसान बोई जाती थी वो 20 मन 25 मन वाली थी, अब 70 से 90 मन 100 मन वाली हैं सारी। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है, बड़ी हौसला अफजा बात है। और कितनी इसमें गुंजाइश मौजूद है, पर्टिकुलरली गंदम को लेकर, ये ज़रूर हमें डॉक्टर साहब बताइएगा। फिर एक ज़माना था स्ट्रॉबेरी कम होती थी, अब माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी इतनी उगती है पाकिस्तान में कि आपको हर जगह नजर आती है। फिर ऑलिव्स पे भी बहुत काम हुआ, वो हमें कब तक यील्ड देना शुरू करेगा? फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आइसबर्ग भी लोगों ने लगाना शुरू की, ड्रैगन फ्रूट का एक्सपेरिमेंट हुआ। ये इन चीज़ों के बारे में भी प्लीज़ ज़रा हमारी रहनुमाई करें। देखिए, सबसे जो किंग, जिसको हम किंग कहते हैं ना क्रॉप, वो गंदम है। अगर गंदम पूरी नहीं होगी तो कोई चीज़ और जो है वो सिस्टम नहीं चलने देता। तो इस वक्त जो हमारी गंदम की पैदावार है वो अभी 2-3 मिलियन टन सालाना हमारी ज़रूरत से कम है, इसलिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही पिछले 2-3 साल से। उसकी असल वजह जो है वो क्लाइमेट शॉक्स हैं।
हमारा जो करंट ब्लड है, जेनेटिक्स जिसको कहते हैं फील्ड में, वो सारी टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो पिछले 5-6 साल में जो रिसर्च हुई है उसमें सारे का सारा नया ब्लड अब इस वक्त हमारे पास मुयस्सर है। उसकी मल्टीप्लिकेशन में 1-2 साल लगेंगे और मैं बड़े वसूख से आपको बता सकता हूँ कि हम इसी साल शायद गंदम में खुद कफील हो जाएंगे। अगर इस साल नहीं हो तो अगले 2-3 साल में गंदम की कम से कम अगले 10-15 साल तक मैं शॉर्टेज नहीं देख रहा। हमारे पास इस वक्त टेक्नोलॉजी का जो पैकेज है वो इतना रोबस्ट है। लेकिन ये आने वाले दिनों में ज़मीन और पानी जो है वो तो हमारा इस वक्त फिक्स्ड है, वो तो नहीं बढ़ेगा। आबादी बढ़ेगी, हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी। अभी आपने स्ट्रॉबेरी का जिक्र किया, आपने ड्रैगन फ्रूट का जिक्र किया। लोगों की जो फूड बास्केट है वो डाइवर्स होती जा रही है। उस डाइवर्सिटी को मीटअप करने के लिए आपको नई क्राफ्ट्स लानी ज़रूरी हैं। अब वो नई क्राफ्ट्स किसी एकड़ेज में आनी है और वो एकड़ेज वही होगी जो गंदम से स्पेयर होगी। तो आपको गंदम से एकड़ेज कम करनी पड़ेगी, चावल की एकड़ेज कम करनी पड़ेगी, आपको मकई की एकड़ेज कम करनी पड़ेगी, तब आपको एकड़ेज मिलेगी स्ट्रॉबेरी के लिए, प्याज के लिए, लहसुन के लिए, सब्जियों के लिए, बागात के लिए। तो इस पे पूरी हम स्ट्रेटजिक प्लान हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी हमारा तल्लक वास्ता रहता है। इस वक्त हमने जो फोरकास्ट किया है कि अगले 10 साल में ये कंप्लीट रिफॉर्मेशन होनी चाहिए वाटर यूज़ की, क्योंकि इस वक्त हमारा पानी जो है हमारा 50% एफिशिएंसी है, ये इससे भी कम है। अगर आप वाटर यूज़ ठीक करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे नई ज़मीनें ज़ेरे काश्त आएंगी। बलूचिस्तान में ज़मीनें पड़ी हैं, थल पड़ा है, थर पड़ा है, चोलिस्तान पड़ा है, लेकिन उसके लिए पानी डाइवर्ट करना ज़रूरी है। तो इस वक्त हमारी जो स्ट्रेटजी है नंबर 1 वो ये है कि वाटर लॉसेस, वाटर एफिशिएंसी बढ़ाई जाए और उससे आप बाकी ज़मीनें जो ज़ेरे काश्त रकबा लाया जा सकता है वो लाएँ, टेक्नोलॉजी लाएँ। गंदम का जैसे आपने जिक्र किया है, इस वक्त नेशनल एवरेज जो है 30-32 मन है, जबकि हमारी जो प्रोग्रेसिव फार्मर की एवरेज है वो 50 मन से ज़्यादा है। हमारी रिसर्च एवरेज है वो 90 मन है। तो ये हम 30% पे है इस वक्त पोटेंशियल का 30% ले रहे हैं हम, और ये 30% का जो इसकी कोई वजह नहीं है कि हम इसको ना तोड़ सकें। बड़े आप कह लें कि स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट्स जो है हमने टेबल पे रखे हुए हैं और गवर्नमेंट इसमें काम करें। और ये जो एक्सेप्टेंस है इसकी, ये जो गंदम की फी एकड़ पैदावार है, अगर वो उस हद तक पहुंच जाए जिसका आप करता है कि इजीली पहुंच सकती है, तो फिर हम खुद कफील हो जाएंगे, हमारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। फैक्ट्स डॉक्टर साहब ने शेयर किए हैं और क्योंकि इस फील्ड बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इम्तियाज भी अब लगाए ना साथ, क्योंकि इतना बड़ा ऑनर जो है वो भी मिला। हेलो अच्छा जी, रिमेंबर कि वी आर लुकिंग फॉर द कोच of Pakistan cricket who is not missing or anything. We are just looking for a new one. कोचिंग के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और पीसीबी हुकाम ये कह रहे हैं कि भाई उनके साथ मामलात आगे बढ़ सकते हैं। और क्या हो सकता है क्रिकेट के निज़ाम में, और क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये सारा कुछ हम जानते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सो बताइएगा भट्टी साहब, तो ये बताइए जो नाम सामने आ रहा है जो कि कोच रॉन्की, हम सही नाम ले रहे हैं, असिस्टेंट कोच ये रहे हैं जी, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं। कैसा प्रोस्पेक्ट आपको ये नजर आ रहा है? ही वुड बी गुड फॉर आवर टीम अगर हो जाती है बात तो? देखिए हुमा, इसका फैसला तो अब जब वो बनेंगे और उसके बाद वो नताइज देंगे तो तब पता चलेगा। वो इस वक्त भी न्यूजीलैंड के असिस्टेंट कोच है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ल्यूक रॉन्की जो है वो 2 मुल्कों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से और फिर न्यूजीलैंड से। और एक और इसमें दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि पिछले साल तकरीबन पूरा 1 साल हो गया, 12 महीने पहले भी ल्यूक रॉन्की के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला तय पा गए थे जब नजम सेठी साहब पीसीबी के चेयरमैन थे। फिर अचानक उनको न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के वो बैटिंग कोच थे, उनको प्रमोट कर दिया गया असिस्टेंट कोच की हैसियत से। तो उन्होंने फिर पीसीबी से माजरत कर ली और ग्रांट ब्रैडबर्न को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया गया। तो इस वक्त की अपडेट ये। लेकिन पिछले घंटे में मैं आपको सुन रहा था, आप पंजाब हुकूमत की कुछ पॉलिटिक्स की बात कर रही थी। तो नेशनल सिलेक्शन कमेटी जो अनाउंस हुई है उसके जो 5वें रुकन है बिलाल अफजल, वो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये वो जो निगरान हुकूमत में वजीर थे? बिल्कुल जी हाँ, वही मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि
ये वही बिलाल अफजल साहब हैं जो मोहसिन नकवी साहब की जो पिछली काबीना थी उसमें निगरान वजीर थे। अब उनको डेटा एनालिस्ट की हैसियत से पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया। और इसके अलावा हसन चीमा साहब भी, वो तो मारूफ डेटा एनालिस्ट हैं, वो भी इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। बिल्कुल, लेकिन हसन चीमा साहब तो इसमें कोई शक नहीं है कि मारूफ एनालिस्ट हैं। वो दी हंड्रेड्स जो इंग्लैंड में टूर्नामेंट होता है उसमें भी डेटा एनालिस्ट के हैसियत से काम कर चुके हैं। लेकिन हसन चीमा के पास वोटिंग राइट नहीं होगा। वोटिंग राइट अब बिलाल अफजल के पास चला गया है। जो हमारे 4 सिलेक्टर अनाउंस हुए, तो हसन चीमा और बिलाल अफजल जो है ये दोनों लीजन में काम करेंगे, साथ काम करेंगे। जी हाँ, लग ऐसे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि असल काम तो हसन चीमा ही करेंगे। बिलाल अफजल शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, तो अगर हसन चीमा इज अ पार्ट ऑफ द टीम सिलेक्शन कमेटी तो वोटिंग राइट क्यों नहीं है, या फिर हम कुछ गलत समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखें, 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है जिसमें 4 टेस्ट क्रिकेटर्स वहाब रियाज, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद यूसुफ और 5वें एक और हमारे परसों सिलेक्टर अनाउंस हुए थे। उसके अलावा कप्तान, कोच और बिलाल अफजल और 2 एक्स एफिशियो मेंबर हैं। उनमें एक हसन चीमा है और दूसरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं उस्मान वाला, वो। लेकिन हसन चीमा और उस्मान वाला को वोटिंग राइट नहीं होगा। ये जो 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने परसों अनाउंस किया कि मेजॉरिटी पर डिसीजन होगा, तो वोटिंग राइट जो है वो बिलाल अफजल के पास होगा। ही हैज़ हिज ओन बॉडी ऑफ वर्क, वो हमारे पास आ भी चुके हैं सूबाई वजीर की हैसियत से। लेट्स सी कि वो कितने कारगर साबित होते हैं। बाकी कौन कौन लोग हैं जी? डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला भी होंगे? जी हाँ, वो बेसिकली हसन चीमा उनको डेटा प्रोवाइड करेंगे। उस्मान वाला चूंकि बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, मीटिंग्स अरेंज करना, किसी को कोई टिकट बनवाना है, तो ये बेसिकली इस किस्म के उनके काम है। कैंप का बताएं हम, क्या अपडेट है वहाँ पे? देखिए, कैंप आज से काकुल में शुरू होना है। अभी तक पीसीबी ने कोई उसकी अपडेट जारी नहीं की। जाहिर है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में मीडिया की तो एक्सेस है नहीं, लेकिन जो हमारे फॉर्मर कैप्टन हैं बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, जो लोग उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में थे, आज रात को वो किसी वक्त आकर कैंप ज्वाइन करेंगे। लेकिन कैंप लग ऐसे रहा है कि अफ्तार के बाद शुरू होगा, क्योंकि थोड़ा पंजाब में भी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और बड़ा सख्त किस्म का कैंप होगा। तो फिटनेस मेरा ख्याल फिर अफ्तार और सहरी के दरमियान का जो सेशन है वो उन्होंने रखा है कैंप के लिए। खैर, इतने तो अभी भी वैसे 10 से ज़्यादा ही रोज़े रहते हैं, और ख़ासतौर पे आपने ये उम्रे का जिक्र किया है, तो अगर हमारे पास विजुअल्स हैं तो हम ज़रा अपने व्यूअर्स को दिखा दें, क्योंकि इमामुल हक जो है वो बड़े अच्छे विजुअल्स जो हैं वहाँ से शेयर कर रहे हैं। सारे लोग ही, नसीम शाह, बाबर आजम भी हैं, नसीम शाह भी हैं, मतलब उम्रा भी हो रहा है और इंजॉय भी कर रहे हैं वो लोग, तो कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए क्या भट्टी साहब के कप्तान के हवाले से कोई सुनगुन, कोई खबर पहुंची है आपके कान तक? देखिए, परसों जब हुमार अब्दुल्ला, मैं और सोहेल इमरान आपसे बात कर रहे थे, तो सोहेल इमरान ने खबर दी थी कि शादाब खान भी एक कैंडिडेट है। लेकिन आज मैंने एक अखबार में इंटरव्यू पढ़ा है शादाब खान का, वो तो कहते हैं कि जी मैं कप्तानी की रेस में शामिल नहीं होना चाहता। शादाब खान का ये कहना है कि मजीद मौका मिलना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। तो अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन शाह अफरीदी को हटाना चाहता है तो मोहम्मद रिजवान के अलावा हमारे पास अब कोई और चॉइस है नहीं। वैसे हाउ नेसेसरी इज इट कि शाहीन शाह अफरीदी को हटाया ही जाए, क्योंकि इससे भी बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि फिर ग्रुपिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है। शाहीन को अगर अनाउंस किया है, इफ़ ही वर्क्स ऑन हिज ओन फिटनेस एंड इन हिज ओन फॉर्म, तो फिर शाहीन को रहने। बिल्कुल अब्दुल्ला, आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो क्रिकेट हिस्ट्री है वो यही बताती है कि इस किस्म के फैसले, और एक सीरीज के बाद आपने कप्तान को अगर तब्दील कर दिया तो इसका मतलब है कि फिर टीम में ग्रुपिंग होगी, पॉलिटिक्स होगी। तो मेरा ख्याल में इस स्टेज पर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाना दानिशमंदी नहीं है। उनको एक और एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप तक मौका मिलना चाहिए। गॉट इट। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।
जितनी इतनी बातें हो गई हैं ना कि जी हट रहे नहीं हट रहे हैं, अब वो रह भी जाएं तो उनकी अथॉरिटी मुझे लगता है कि उस तरह से अथॉरिटी तो रहेगी, लेकिन दिस वुड बी अ गुड चांस फॉर हिम टू प्रूव आल्सो, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि उनकी कप्तानी में अभी तक एटलीस्ट कोई इतने गेंस नहीं हुए पाकिस्तान टीम के। तो अब अगर तो उनको फौरन ही हटाया जाए तो इट प्रोवाइड्स हिम विद एन अपॉर्चुनिटी कि वो प्रूव कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। दैट इज इट, वी कैन सी यू टुमारो, बाय।